बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात, गिले शिकवे और साथ ही साथ ये कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ होना चाहिए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिला। 120 कारकुनान की रिहाई के अहकाम भी जारी हुए। इसके साथ साथ देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ईद के बाद एहतजाज करने का ऐलान कर रही है। क्या ये एहतजाज इतना मौसर होगा कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? और दूसरी तरफ केपीके के वज़ीर आला अली मीर गंडापुर साहब दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को आए कारकर्दगी का मुकाबला कर लें। पंजाब हुकूमत दावेदार है कि उन्होंने 1 साल के अंदर इनकलाबी इकदाम उठाए हैं। अगर देखा जाए तो इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया, पाकिस्तान की 76 साल तारीख के अंदर ऐसा नहीं हो सका कि तजावुज़ात के खिलाफ इतने वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया जाता, क्योंकि हर सियासी जमात को ब्यूरोक्रेसी ये कहकर डरा देती है कि अगर तजावुज़ात के ऑपरेशन किया गया तो आपका वोटर्स नाराज हो जाएगा, ताजर नाराज हो जाएंगे, जिसके नतीजे में हर हुकूमत ने दावा तो किया लेकिन फिर वो पीछे हट गई। इमरान खान साहब ने भी इस्लामाबाद में तजावुज़ात गिराने का ऐलान किया, कुछ बिल्डिंग्स गिराई गई, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन क्या पंजाब की हुकूमत के साथ खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत का 1 साल की कारकर्दगी का मुआवजा किया जा सकता है? इसका भी जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में खासतौर पर अगर ईद के बाद एहतजाज की बात की जा रही है तो तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग तनकीद करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ईद के फौरी बाद एहतजाज करने की सलाहियत नहीं रखती। आखिर ऐसा क्यों सोचे जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आज 2 सीनियर साफी तजियाकार, जनाब मुजम्मल सोहरावर्दी साहब सीनियर साफी तजियाकार हैं, हम न्यूज पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं। मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर साफी और सीनियर तजियाकार जनाब इसार राणा साहब। इसार राणा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज अगर मुजम्मल साहब आपसे किया जाए तो ये जो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, गिले शिकवे भी हुए, क्या तहरीक इंसाफ मुतमिन हो पाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ मुलाकात के बाद ही जो मीडिया से बातचीत की गई उसमें तमाम शिकवे, तमाम शिकायत, जो कुछ कहा जा सकता था अदलिया के हवाले से, तहरीक इंसाफ ने वो फिर से कह डाला। अगर मकसद ये था कि मुज़ाकरात या बातचीत के जरिए अपना मौका पहुंचाना है तो फिर इंतजार तो किया जाता। देखिए, अब तो काफी तफसीलात इस मुलाकात की आ गई हैं। बैरिस्टर अली जफर ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि जब हमने अपने गिले शिकवे किए तो उन्होंने, चीफ जस्टिस ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि आप अपनी ये सारी बातें लिखकर मुझे दे दें। इनमें से जिन पर मैं कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई कर सकता हूँगा वो कर दूंगा, जिन पर नहीं कर सकता हूँगा लिखकर आपको बता दूंगा कि ये मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है। तो वो सारा गिला शिकवा तो चीफ जस्टिस ने एक फिक्रे में खत्म कर दिया कि भाई लिख कर दे दो, फिर जवाब दे दूंगा। दूसरी जो तफसीलात आज सामने आई हैं, चीफ जस्टिस ने पीटीआई को समझाया कि आप बाइकाट की सियासत खत्म करें और अगर आप जुडिशल कमीशन के इजलास का बाइकाट ना करते तो तैनातियां जरा मुख्तलिफ हो सकती थी। आपके 2 वोट थे। टेक्निकली उन्होंने उनको कहा है कि आप मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के चुंगल से बाहर आएं और इंडिपेंडेंट सियासत करें। आप जजेस के साथ मिलकर जजेस की अंदरूनी सियासत का हिस्सा ना बने कि उन्होंने बाइकाट किया तो हम भी बाइकाट करेंगे, उन्होंने खिलाफ वोट दिया तो हम भी खिलाफ वोट देंगे। तो मुझे तो वो मैसेज ये लगा है कि तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और जजेस को अपनी सियासत खुद करनी चाहिए और उन्हें भी किसी एक सियासी जमात का उसमें सहारा नहीं लेना चाहिए। बाकी चीफ जस्टिस के पास एक 10 नुकाती एजेंडा है जिसमें वो अदालती इस्लाहात पर 10 पॉइंट्स पर सबकी राय मांग रहे हैं। उन्होंने ये 10 पॉइंट्स पीटीआई को भी दिए, उनके पास उन 10 पॉइंट्स पर कोई तजावीज़ नहीं थी। उन्होंने कहा बाद में दे देंगे। ऐसी मुलाकात उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी की है, ऐसी मुलाकात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के वफद से भी की है, ऐसी मुलाकात अब वो और दीगर हाई कोर्ट्स में भी करना चाह रहे हैं और वो एक जुडिशल रिफॉर्म्स का पैकेज लाना चाहते हैं। एक 10 नुकात का एजेंडा है जिसके तहत वो ये मुलाकातें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में कोई तहरीक इंसाफ ने अगर इस मुलाकात को भी मिसयूज करने की कोशिश की है तो ये भी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने किस मुलाकात को और कब चीजों को मिसयूज करने की कोशिश नहीं की है। आप यही कह सकते हैं कि इसके बाद चीफ जस्टिस जरा इज्तनाब करेंगे कि यार मिलने के बाद बड़ा तनाजा पैदा हो जाता है और अगर वो मुलाकात को एजेंडे तक महदूद रखते तो तहरीक इंसाफ के लिए और दरवाजे भी खुल सकते थे।
इस तरह साहब तहरीक इंसाफ की इस रवैये पे पहले भी तनकीद की जाती रही है, जैसे अभी मुलाकात के बाद भी की जा रही है। हत्ता कि जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, उस वक्त भी कहा गया कि अगर तहरीक इंसाफ असम्बलियों का हिस्सा रहती, असम्बली में मौजूद रहती, अपोजिशन का किरदार अदा करती, तो बहुत कुछ ना होता जो उसके बाद हो गया। अगर इमरान खान साहब एक बतौर अपोजिशन लीडर उस वक्त की असम्बली के अंदर भी मौजूद रहते, तो हुकूमत के लिए बड़ा टफ टाइम दे सकते थे, अवाम के भलाई के लिए, अवाम के मनसूबों के लिए अपनी आवाज उठा सकते थे। लेकिन असम्बलियों से निकल जाना, हुकूमतें तोड़ देना, इसी तरीके से अगर कोई मुलाकात का मौका मिला, कहीं बर्फ पिघल रही है, तो उसको भी जाया कर देती है तहरीक इंसाफ। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, कैसे जाया कर देती है? एक जमात है जिसको इतना कुचल दिया गया है कि वो उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, उस पे केसेस, उसके लीडरों पे केसेस, उसके पार्टी चेयरमैन के ऊपर 200 से ऊपर केसेस, उनका तो सांस बंद की हुई है। तो जिस जुडिशरी के निज़ाम में उनके साथ ये जुल्म सितम हो रहा है, तो अगर चीफ जस्टिस से मिलकर वो शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? चीफ जस्टिस को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है और हमें इंसाफ चाहिए? तो मुझे तो ये उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस साहब ये कहेंगे कि हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं ज़रूर इसका एक्शन लूँगा। लेकिन उन्होंने भी एक सियासी सी बात करके उन्हें कह दिया कि आप सिस्टम के अंदर रहें, क्योंकि सिस्टम के बेनिफिशियरी चीफ जस्टिस साहब खुद भी हैं, 26वीं तरमीम के बाद मतलब मेजर बेनिफिशियरी हैं। और जिन जजेस से उन्हें वो मना कर रहे हैं, वो वही जजेस हैं जो उनकी सीनियरिटी पे उंगली उठाते हैं। तो मैं ये मुलाकात 100 दफ़ा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इससे मैं तो नहीं समझ आता कि कोई बड़ा कोई कारनामा पैदा हो जाएगा, कोई नई चीज़ पैदा हो जाएगी। चीफ जस्टिस साहब बसद एहतराम वो जो उनके पास रोल है उसके मुताबिक ही वो सब कुछ करेंगे जो वो कर सकते हैं। तो टीआई वाले बस यही कि मुलाकात में भी रो सकते हैं, बाद में भी रो सकते हैं, उनकी सुनवाई तो कोई सिस्टम में है नहीं। और आगे चल के अभी मुझे कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई अदलिया से उन्हें कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, या कोई अदलिया जो है उनके जैसे उन्होंने चीफ साहब ने कहा कि मुझे लिख कर दें, मैं देखूंगा, तो उनको तो ख़त भी गए हुए तफसीली लिखे हुए उन पार्टी के चेयरमैन के, उस पर कौन सा उन्होंने कोई एक्शन ले लिया या रद्द-ए-अमल दे दिया? तो बट ठीक है, ये एक डंग टपाऊ मुलाकात थी, एक अतमाम हुज्जत थी जिसमें उन्होंने ये मिलना था, मिल लिए। मुजम्मिल ठीक कह रहा है, आइंदा वो मेरे ख्याल में एहतियात करेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन राणा साहब, अगर पार्लियामेंट सुप्रीम होने के दावेदार सियासतदान है, वो कहते हैं पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, अगर पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की है, उसी के मुताबिक चीजें चलेंगी। पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है। अगर अपने ही पार्लियामेंट के फैसलों को और आगे पार्लियामेंट नहीं मानेंगे, सियासतदान नहीं मानेंगे, फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती कैसे? नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती पे तो मेरा बिल्कुल फर्म बिलीव है कि वो होनी चाहिए, लेकिन उसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर पार्लियामेंट का कासिम सूरी कोई रूलिंग दे तो हम उसे नहीं माने और अदलिया उसे मानने से इनकार कर दे, और बाद में मुख्तलिफ मौक़ों पे अगर स्पीकर कुछ कहें तो उसको मान लें, तो ज़रा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम कौन सी तारीख के बाद शुरू होती है या पहले शुरू होती है। तो और फिर पार्लियामेंट अगर कल को ये कह दे कि जी सारे एक एक कान कटवा देंगे, और क्योंकि पार्लियामेंट कह रही है तो मानना पड़ेगा, तो ऐसे थोड़ी होता है। पार्लियामेंट अगर कुछ ऐसी कानून साजी करती है जो कहीं ना कहीं जाके आइन से मुतसादिम है या इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है, तो पार्लियामेंट का मतलब ये थोड़ी है कि वो जो हुक्म सादिर फरमा देगी वही सब कुछ होगा। और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कौन हैं? अगर वो आज कह दें कि चीनी जो है जनाब अली हर बंदा जो है 4 चमचे डालेगा, और चीनी माफिया वहाँ बैठा हो, आटा माफिया, घी माफिया बैठा हो, ज़मीन माफिया बैठा हो, तो ये कहा जाए जी चूँकि उन्होंने कहा तो सब कुछ मान लिया जाए, तो फिर अदालतों को घर भेज देते हैं कि भाई ठीक है, जो इन्होंने मुल्क चलाना है वही चलेगा, चलता रहेगा। क्यों जी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कुछ रिलीफ की बात कर देते, कहते ठीक है आपके मुकदमात मेरिट पर सुने जाएंगे, और जो कुछ शिकायत थी अदलिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके अजाले के लिए अहकाम तो जारी कर सकते थे। देखिए, चीफ तहरीक इंसाफ को क्या शिकायत है जो उन्होंने बयान की? एक उनको शिकायत हैं, कुछ अपने कारकुन उनके अंदर हैं या लीडर अंदर हैं, उनकी जमानतों के हवाले से शिकायत है। चीफ जस्टिस क्या करते हैं? सू मोटिव लेकर सबकी जमानतें दे देते। कुछ जमानतें हाई कोर्ट में जेर समात हैं, कुछ जमानतें ट्रायल कोर्ट में जेर समात हैं,
जो जमानतें सुप्रीम कोर्ट में आएंगी वो किस बेंच के आगे लगेगी वो उसको देखेगा। चीफ जस्टिस क्या करते हैं, एक हुक्म जारी करते हैं वहां घर बैठे बैठे कि सारे लोगों को रिहा कर दिया जाए। तो क्या वो आईनी और वो कानूनी हुक्म होता कि चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो सू मोटो में सारे बेअक जुम्बिश कलम सब को रिहा कर देता? वो तो रिहाइयां लेने गए थे ना कि खान को रिहा कर दें, हमारे 9 मई के जो मुलजम अंदर हैं उनको रिहा कर दें। तो क्या चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार हासिल है? मतलब आप जिससे जो चीज मांग रहे हैं उसके पास वो इख्तियार होना चाहिए ना। ये वही बात है कि आपको याद होगा कि जब पंजाब में इंतखाबात का केस चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में, तो उमर अता बंदयाल साहब ने उसको सुप्रीम कोर्ट में ले लिया, तो सब ने इतराज किया कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात है, सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्ट अपने पास नहीं ला सकती। और उस वक्त उस पर सब जजेस ने उस पर इतराज भी किया था कि ये नहीं हो सकता, आप पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, अपील आपके पास आएगी। इसी तरह जो केसेस जहां जेर समात हैं वहीं पर सुने जाएंगे, चीफ जस्टिस डायरेक्ट उनको अपने पास कहां ले आए। जहां तक इमरान खान के खत की बात है, चीफ जस्टिस ने वादे कर दिया कि वो खत उन्होंने जजेस कमेटी को भेज दिया है और जजेस कमेटी उसको अपनी बारी पर लगा देगी। अब चूंकि तहरीक इंसाफ को तो आदत पड़ गई हुई है साकिब निसार और आसिफ सईद खोता और गुलजार की कि शाम को पिटीशन दायर करें तो सुबह लग जाए, मेरी और आपकी पिटीशन शाम को दायर हो जाए तो सुबह लग जाती है? नहीं लगती ना, बारी पर लगेगी। आप चूंकि इनको बारी की तो आदत नहीं है, इनका तो ख्याल है कि इनके लिए रात 11 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट खुला रहता था, जज बैठ के इंतजार करते रहते थे कि कब खान साहब आएंगे तो हमने उनको जमानत देनी है। तो वो दौर चले गए हैं। उस दौर को याद करके ये रोते जरूर है और कहते हैं कि फिर पार्लियामान ने मुल्क चला ले, अगर अदालतों ने नहीं चलाना। मुल्क पार्लियामान नहीं चलाना है, मुल्क अदालतों ने नहीं चलाना। अदालतों का कोई इख्तियार नहीं मुल्क चलाने का, ना अदालतों के पास कोई कानून बनाने का इख्तियार है, ना अदालतों के पास आइन में तरमीम करने का इख्तियार है, ना अदालतों के पास मुल्क चलाने का इख्तियार है। अदालतों के पास पार्लियामान के बनाए हुए आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करने का इख्तियार है, उन्हें वहीं तक महदूद रखना चाहिए। ये आदत पड़ी हुई है तहरीक इंसाफ को कि वो अदालतों के जरिए सियासत करती रही है, तो वो अब बार बार अदालतों में जाते हैं कि वहां से शायद हम अपना पॉलिटिकल जुडिशियल एक्टिविज्म ले लेंगे। मंसूर अली शाह आ जाते तो वो नए इंतखाबात का ऐलान कर देते, वो आ जाते तो ये कर देते। तो मेरा मतलब है कि वो दौर चला गया। अब जब वो दौर चला गया तो आप उसको याद करके रो ही सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं। इसार साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम हर सियासी जमात अपनी मर्जी की जुडिशरी चाहती है। यही माजी में हमने देखा कि इमरान खान साहब पर इल्जाम भी आता है कि इस्टेब्लिशमेंट अदलिया और इमरान खान साहब का गठजोड़ था, इसलिए 2 सियासी जमातों को निकालने का फैसला किया गया। मियां नवाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से बहुत से PTI के लोग भी कहते हैं कि उनको ऐसे नहीं निकाला जाना चाहिए था, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि सियासी जमातें अपनी मर्जी के अदलिया चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मियां साहब को ऐसे नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन चले फिर अदलिया ने उसको करेक्ट भी कर लिया, उन्हें घर बिठा के बायोमेट्रिक भी दे दिया, 50 रुपये पे मुल्क से बाहर भी भेज दिया, फिर वापसी में उनके मुकदमात भी ख़त्म कर दिए, अल हुदैबिया, अल अजीज़िया ख़त्म कर दिया, फिर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, फ़र्द जुर्म आयदू थी, वो ख़त्म कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि फिर अदलिया ने एक तसीह कर ली अपनी, और बाकायदा जुर्माने के साथ तसीह कर ली, और फिर उन लोगों को मुल्क बनाने और रियासत हुकूमत बनाने का भी भरपूर मौका दे दिया। तो मेरा ख्याल है अदलिया ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया था, और वो जितने केसेस थे शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, वो सारे एक जगह फ्रीज़ हो गए कि नहीं भाई अब इनको नहीं छेड़ना, क्योंकि इमरान खान अब सबसे बुरा इंसान है, उसको हमने तुलना है। तो मेरा ख्याल है अदलिया ने बिल्कुल ठीक किया, और ऐसे ही होना चाहिए था कि इतने बड़े बड़े केसेस जो थे उनको यकजुम्बिश कलम जो है ख़त्म कर दिया जाए, पार्लियामेंट में जाके उन लोगों के साथ बैठा जाए जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उन्हीं के साथ जाके बैठ के तकरीरें की जाएँ, उन्हीं के साथ मुलाकातें की जाएँ। तो अदलिया ने अपनी काफ़ी तसीह की। मैं बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान में अदलिया का मुकाम बुलंद हुआ इस सारे उससे, और आम आदमी जो है वो ये समझता है कि अदलिया ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और मुझे लगता है कि ये आगे चल के भी होगा। और शायद खाकान अब्बासी जैसे जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ सब मजाक कर रहे हैं मेरे ख्याल में, आप अदलिया का प्यार से मजाक उड़ा रहे हैं या?
नहीं, मैं बिल्कुल एहतराम से, मैं क्योंकि मैं ही पकड़ा जाऊंगा अगर मेरे को बात बुरी लगी। को दुनिया अगर चपरासी कहे, को दुनिया कहे कि हम उनकी टोपियों का फुटबॉल बना के खेलेंगे, तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, तो शायद मेरी तरफ रुख हो जाएगा। लेकिन मैंने तो अदलिया के इन शानदार कारनामों को दुनिया में इतनी तेज़ी से कोई अदालत इंसाफ नहीं देती। जैसे एक ऐसे अल-हुदैबिया उड़ा दें, अजीजिया उड़ा दें, 16 मन की मनी लॉन्ड्रिंग को उड़ा दें, घर पहुंच के वो कहने में बायोमेट्रिक दे दें, इतने अजीम कारनामे कहीं नहीं होते। वाकई इमरान खान अदलिया से मिलकर सब कुछ अपने लिए करवाता था। ठीक कह रहे हैं आप। शेर राना साहब इस पे जवाब भी लेते हैं मुजम्मल सरवरी साहब, लेकिन ब्रेक के वक्त हुआ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अली मीर गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनका चैलेंज, उस पर भी बात करेंगे कि मरियम नवाज साहब आए कारकर्दगी का मुकाबला कर लें। क्या वाकई कारकर्दगी का मुकाबला इन दोनों सूबों के माबैन हो सकता है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। और हम एक बार फिर खुश आमदीद मुजम्मल सरवरी साहब। एक तो पहले आप रिप्लाई कर दीजिएगा, जब राना साहब ने बड़े प्यार मोहब्बत से कहा कि मियां नवाज शरीफ को शायद रिलीफ मिलता है, उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान साहब नहीं, ये सारा रिलीफ जो है मियां नवाज शरीफ उनकी फैमिली को मिला है। दूसरा, अली मीर गंडापुर साहब का चैलेंज बनता है परफॉर्मेंस का, क्योंकि बाज तजियाकार या जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये बताती हैं कि वहां शायद अभी इमोशंस की सियासत हो रही है, परफॉर्मेंस की तरफ अभी पीटी गई नहीं है वहां पे। फिर मरियम नवाज शरीफ का मुकाबला अली मीर गंडापुर साहब, 1 साल का तजिया हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इशहार राना साहब ने जो बात की है, नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से इमरान खान ने जो काबीना की इजलास की सदारत की उसमें निकाला गया था, और इनका गिला इमरान खान से होना चाहिए कि उन्होंने नवाज शरीफ का नाम क्यों ईसीएल से निकाला और उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी, और उनका पाकिस्तान में, और उनका नाम इमरान खान ने ईसीएल से नाम निकालकर ये कहा था कि वो इतने पैसे जमा करा दें तो चले जाएं। उस पर अदालत ने इतनी करेक्शन की कि जब तक केस डिसाइड ना हो तब तक फाइन जो है वो लिया नहीं जा सकता। उनकी अपीलें अभी पेंडिंग हैं, अभी तो वो सिर्फ शॉर्टी बॉन्ड देके जा सकते हैं जो कानून के मुताबिक था। जैसे शहजाद अकबर शॉर्टी बॉन्ड देके गए, जैसे शहबाज गिल शॉर्टी बॉन्ड देके गए, जैसे जुल्फी बुखारी शॉर्टी बॉन्ड देके गए, जैसे और भी जो लोग पीटीआई के इस वक्त मफरूर हैं, सारे शॉर्टी बॉन्ड देके पाकिस्तान से गए हैं। तो उनमें से भी कोई वापस आने के लिए तैयार तो नहीं है। खैर, फर्क होगी तो बगैर किसी शॉर्टी बॉन्ड के पाकिस्तान से चली गई। तो इन सबको से भी आज पूछ लिया जाए कि ये क्यों बाहर गए हुए हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि नवाज शरीफ पे जो हुदैबिया की बात करते हैं, वो तो इमरान खान वजीर आजम बने दोबारा खोल लेते। 4 साल इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम रहे, वो शहबाज शरीफ पर एक फर्द जुर्म तो आयद करवा नहीं सके। करना क्या है? ये कह रहे हैं जिस दिन उसने हलफ उठाया उस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी। भाई, आपने वजीर आजम बनने के 1 हफ्ते के अंदर शहबाज शरीफ गिरफ्तार कर लिया था, तो आप 4 साल में फर्द जुर्म ना आयद कर सके क्योंकि आपके पास कुछ था ही नहीं। बाकी तो नैरेटिव है, इशहार राना साहब बादशाह है बयानिया बनाने के। अभी देखिए ना, उन्होंने 10 मिनट में कितना खूबसूरत बयानिया बनाया है, कैसी मजलूमियत की दास्तान सुनाई है। वरना तो कोई ऐसी बात नहीं थी। इस मुल्क की अदलिया ने इमरान खान की जितनी सहूलतकारी की है और जितनी कर रही है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये पाकिस्तान की जेलों में हजारों कैदी कैद हैं, किसी की इतनी मुलाकातों की इजाजत दी है जितनी इमरान खान को दी है। किसी कैदी के पास 7 कमरों का इतना बड़ा सेल है जितना इमरान खान के पास है। किसी कैदी की इस तरह इंटरनेशनल कॉल्स पे बच्चों से बातें कराई जाती हैं जिस तरह इमरान खान की कराई जाती हैं। किसी कैदी की अपनी बेगम से के साथ यूं कॉन्फ्रेंस हॉल में मुलाकात कराई जाती है जैसे इनकी कराई जाती है। किसी कैदी की इतनी वुकला से मुलाकातें हैं जितनी इसकी कराई जाती हैं। 5 स्टार जेल है, 4 दिन मुलाकात बंद हो तो ट्वीट शुरू हो जाते हैं कि इमरान खान बीमार हो गया, मरने वाला है। जो ही मुलाकातें और एक्सरसाइज और देसी कुकड़ शुरू हो जाए, सेहत ठीक हो जाती है। बाकी तो बात ठीक है, इमरान खान पे बहुत जुल्म हो रहा है, हम मानते हैं। पिछले दिनों मैंने 2 व्लॉगर्स का सुना कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 1.5 साल से तीतर नहीं खाया। कितने जुल्म हो रहा है इमरान खान पे कि उसने 1.5 साल से तीतर नहीं खाया। भाई, इस मुल्क के 99.9% लोगों ने जिंदगी में कभी तीतर नहीं खाया। अगर वो तीतर खाता था तो इस मुल्क के 99.9% ने कभी तीतर नहीं खाया। तो अगर यही रोने के जुल्म है कि उसने जब से जेल गया तीतर नहीं खाया, तो वाकई बड़ा जुल्म हो गया कि तीतर नहीं खाया। परफॉर्मेंस 1 साल की खैबर पख्तूनख्वा मुकाबला पंजाब, कोई मैच नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, 1 मिनट।
12 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ की केपी में हुकूमत को। ये 12 साल में एक अस्पताल बता दें केपी का जहां पर पंजाब से लोग जाके इलाज कराते हों। पंजाब के तो मुख्तलिफ अस्पतालों में केपी से लोग आके इलाज कराते हैं। एक यूनिवर्सिटी बता दें जहां पंजाब के बच्चे चाहें कि हम जाकर पढ़ें। एक अस्पताल बता दें जो पाकिस्तान में नंबर 1 हो। एक यूनिवर्सिटी बता दें जो पाकिस्तान में, ये कहते थे ना हम तो सड़कें नहीं बनाते, हम मेट्रोज नहीं बनाते, हम तो सेहत और तालीम पर खर्च करते हैं। ये बता दें कि इन्होंने केपी में कितने अस्पताल बनाए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, और कितने आप केपी के लोग 12 साल बाद इलाज कराने के लिए केपी से बाहर नहीं जाते, ये बता दें ये बात। और अगर आप मेरे साथ चलें पंजाब के अस्पतालों में आपको आज भी 40% मरीज केपी से आए हुए ना मिले, तो फिर हम कारकर्दगी की क्या बात करें। आप यूनिवर्सिटियों में आए, अगर केपी और बलूचिस्तान के बच्चे पंजाब की यूनिवर्सिटियों में दाखिलों के लिए अप्लाई करते ना नजर आए, तो फिर आप मुझसे बात कर लेंगे क्या इनकी यूनिवर्सिटियां इस मयार की हैं। क्या चीज इन्होंने 12 साल में केपी को दी है जिसकी आज हम बात कर सकें। सर, मुकाबला किया जा सकता है, ये चैलेंज कोई काबिल फहम है जो अली मीर गंडापुर साहब ने किया मरियम नवाज शरीफ साहबा को कि आप 1 साल की कारकर्दगी का मुआवजा कर लें। अच्छा, मैं पहले देखें, मैं केपी का तर्जुमान तो नहीं हूँ, तो मैं तो इतनी चीज़ें नहीं याद रख सकता उनके कारनामे। लेकिन मैं तो एक बात जानता हूँ कि उनके पास ना तो इतने जदीद कैमरे हैं कि वो इतनी आला टिकटॉक बना सकें, और ना उनके पास इतनी अच्छी मीडिया टीम है जिसमें वो जो गंडापुर हैं उनको उड़ते हुए दिखाएं कि जी वो एक मसीहा के तौर पे आ रहे हैं। ये तो केपी के ने जवाब देना है। लेकिन मैं पढ़ रहा था कि पहली सहमाही में उनकी टैक्स कलेक्शन जो है वो पंजाब से ज़्यादा थी और उनका खसारा भी कम था। तो बहरहाल ये तो वो हॉस्पिटल्स और ये वो सारा कुछ जो है, ये तो अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं भी कुछ थोड़ा सा देख लेता। लेकिन ये कि मैं कुछ 2-3 चीज़ें थी, मैं कहा मैं ज़रा वो साथ ही कर लूँ। मेरा भाई जो है मुजम्मिल मुझे थोड़ा सा अच्छा दे देता है मौका कि भाई इन चीज़ों पे बात हो सकती है। तो मुझे याद है कि वाउडा ने तो खुद कहा था कि हमने बनाए थे कागजात सारे, और वाउडा का तो बाद में पता चला कि वो किसकी पार्टी का था। और इमरान खान का अगर उसने भेजना होता, इतना ही तगड़ा होता, तो अपने ऊपर FIR अपनी मर्जी की ना करवा लेता जो उस पर फायरिंग हुई थी। तो ये सारा कुछ बहरहाल चले, मैं इस पर वो करना ही नहीं चाह रहा कि जज क्या जस्टिस नसीम से लेके और जस्टिस कयूम तक और जस्टिस तारड़ से लेके जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम तक वो इमरान खान के लिए काम करते थे। और हमेशा अदालतों ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जाने के बाद का वक्त निकल गया है, नवाज शरीफ साहब की अदालत जो थी हुकूमतें बहाल हो जाती थी। और ये जो फ़र्द जुर्म वाली बात है, तो मैं ज़रा बता दूं कि जज साहब ने ये कहा था कि मुझसे ये FIR ये फ़र्द जुर्म पढ़ी नहीं जा रही, ये फ़ोटो कापी ख़राब है। अंदाज़ा करें एक मुल्क के अंदर इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर फ़र्द जुर्म जो दी गई थी वो FIR पढ़ी नहीं जा रही थी। जज साहब ने कहा ये सही नहीं है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी दूसरी लेके आओ। उनका चलो फिर कदे देख लेंगे, कोई नहीं, फ़र्द जुर्मी है ना, कोई गल नहीं, फिर का साढ़े प्यारे शहबाज शरीफ दी गई है, खैरेगी है, कोई नहीं, वो किधरे चले ने हथी ने जे जान गए भी तो 50 रुपये च असी भेज देंगे। तो ये अदालतों का जो है सिलसिला है वो ये अजीब सा ही है। मेरा ख्याल है हमारे लिए शायद कोई ताज़ीरे वगैरह हैं, लेकिन ताकतवर के लिए तो किसी दौर में भी मैंने नहीं देखा अदालतों ने कोई उनके लिए कोई ऐसा किया हो। बाकी KPK के जो वज़ीर आला हैं, अगर वो ये कहते हैं कि जी कारकर्दगी में मुकाबला करें, तो मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। ये एक दूसरे पे गंद फेंकने, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने और एक दूसरे को गद्दार करार देने और एक दूसरे को फितना करार देने से बेहतर है कि कारकर्दगी में बात कर ली जाए, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चले उनके पास कुछ कैमरे कमज़ोर होंगे, लेकिन ज़रा मुकाबला हो तो ज़रा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मीडिया उसे दोनों को बराबरी की सतह पे तोल के बात करे। ये किसी दिन रख लें इस पे प्रोग्राम, मैं भी देख लेता हूँ उन्होंने क्या किया है, ताकि अच्छा एक पॉजिटिव गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन राणा साहब, जिस तरह आपने इजहार किया कि इमरान खान साहब इतने बेबस थे, डॉक्टर फैसल शौकत खानम हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स वो देख रहे थे, यास्मीन राशिद साहबा वज़ीर सेहत थी, रिपोर्ट्स की मंजूरी वो दे रही थी। फिर इमरान खान साहब ने जब चाहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जेल भेज दिया। वो तो बल्कि तकारीर में कहा करते थे अब मैं फलां को जेल भेजूंगा, और नैब में बराह रास्त अहकाम जारी करके लोगों को वो जेल भिजवा दिया करते थे।
फिर इतने बेबस थे कि वो बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई न कर सके? ये बिल्कुल ऐसे ही है मलिक साहब, जैसे हम ये कहते हैं ना इमरान खान को देसी कुकड़ मिलता है और जेल मैनुअल में नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर जेल से मिलता है और मरियम साहिबा कहती हैं कि इमरान खान तो मेरे कस्टडी च गए, तो फिर समझ नहीं आती कि अगर जेल मैनुअल में देसी कुकड़ नहीं है और बाहर से उनका खाना आ नहीं रहा। मियाँ साहब का तो खैर जेल के बाहर कोठी किराए पे ले ली थी जहाँ से खाना पक के आता था। तो इमरान खान को कौन कह रहे, कौन ये सब कुछ करके दे रहा है? और ये कैसे हो रहा है कि अगर जेल मैनुअल में खाना नहीं है कुकड़ तो उन तक कैसे पहुंच रहा है, जबकि मरियम साहिबा कह रही हैं कि उन तो मेरे जेल में मेरे नहीं उसमें आ गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बहरहाल ये इसी तरह चलती रहती हैं, और कुछ जो चीज़ें अनदेखे और वो कहीं और कुछ काम कर रहे होते हैं, और ये ऊपर बैठे हुए जो लोग होते हैं ये अपनी बात कर रहे होते हैं कि जी हम सब कुछ हैं। चलिए राणा साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करें, वापस आते इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मुजम्मिल सर वर्दी साहब, कुछ रोज पहले ही मुलाकात हुई थी, आप भी थे शायद उसमें, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि जेल में जो भी सहूलतें मिले इमरान खान साहब को, पंजाब हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ राणा साहब कहते हैं कि भाई अगर उनको मुर्गा मिलता है या उनको देसी मुर्ग मिलता है तो फिर दूसरी तरफ हुकूमत क्यों ये दावे करती है कि अब जेल हमारे कंट्रोल में है। साथ ही साथ ये बताइएगा कि क्या ईद के बाद कोई पीटीआई तहरीक चलाने में कामयाब हो सकेगी? देखें, बड़ा कैमरों का जिक्र किया इशहार राना साहब ने। इशहार राना साहब, केपी की पीटीआई की हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने अपनी सियासी जमात का सोशल मीडिया चलाने के लिए ना हजारों लोग टैक्स पेयर के पैसों से तनख्वाह पे रखे, अभी भी रखे हुए हैं। जो सोशल मीडिया टीम आज 5-6 हजार लोगों की पीटीआई ने भर्ती की केपी के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, वो किस लिए है? उसी के सर पे बयानिया बनाया। आप टैक्स पेयर्स के पैसों से अपनी सियासी जमात का बयानिया बनाते रहे। निगरान हुकूमत ने आकर उन्हें निकाला, आपने दोबारा भर्ती किया उनको आकर, क्योंकि उनके बगैर तो आपका सोशल मीडिया नहीं चल सकता। आप पैसे देते हैं उनको हर एक काम के। तो पता नहीं कैमरे इधर हैं ज्यादा या उधर हैं। कैमरा होने से तो काफी नहीं होता, कोई काम होगा तो कैमरा दिखाएगा ना। खाली कैमरा क्या दिखा सकता है? गालिम गलूज और बुरी बातें जो गंडापुर साहब अक्सर करते भी हैं, लूज टॉक। बाकी प्रोजेक्ट दिखाने के लिए तो प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तो प्रोजेक्ट दिखाया जाएगा ना, वैसे कैसे दिखा दिया जाए। जहां तक आपने बात की है कि ईद के बाद तहरीक की, देखें कोई भी तहरीक जो है ना वो पंजाब के आवाम की शमूलियत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। रोड टू इस्लामाबाद जो है ना वो पंजाब से है। इलेक्शन भी आपको पंजाब में जीतना पड़ता है और आपको तहरीक भी जीटी रोड पे चलानी पड़ती है इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। तो तहरीक इंसाफ का जो पंजाब है ना वो डेड हो गया है। इनकी पंजाब की पूरी क़यादत आप समझिए सियासी तौर पर डेड है। आपने 2-3 दफा केपी हुकूमत के सर पे कोशिश कर ली है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी है, बल्कि उसके खतरनाक नतीजे ही सामने आए हैं। इशारा ना सब चले, पंजाब में शिकवा शिकायत है जी कि हमारे घरों पर छापे पड़े, हमें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अगर सलमान अकरम राजा आके जलसे से खिताब कर सकते हैं तो हमाद साहब या मियां असलम इकबाल साहब का उन्होंने जिक्र किया, बाकी लीडरशिप क्यों नहीं निकलती? क्या पंजाब में लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है या निकलना नहीं चाहती? दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहां पे भी अब अगर इतना बड़ा एहतजाज नहीं हो पाता, वहां हुकूमत भी है, वहां कोई रुकावट भी नहीं है। अच्छा देखें, ये जो मुजम्मिल ने बात की, मैं भी इसकी वो करता हूँ कि अगर हुकूमतें सोशल मीडिया टीम बनाती हैं और वो जैसे केपी के या ये तो वाकई बहुत गलत बात है। मैं माजी में भी जब वज़ीर आज़म हाउस में मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में एक मीडिया सेल काम कर रहा था और फिर उसने डॉन लीग जैसा शगुफा घड़ा था, तो तब भी मैं कहता था कि ये सरकारी सतह के ऊपर इस तरह जो काम होते हैं ये होने नहीं चाहिए। तो तब भी मैंने ये बात की थी कि वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के अगर आप एक मीडिया सेल बनाएं और फिर लोगों को उसमें ओब्लाइज करें और ये करें तो उसका नतीजा डॉन लीग्स की शक्ल में निकल आया था। तो वाकई ये बिल्कुल ठीक है, मैं मुजम्मिल से एग्री करता हूँ कि इस हुकूमतों को नहीं करना चाहिए इस तरह। दूसरा ये कि ये जो पंजाब वाली बात है ना, तो असलम इकबाल साहब के भतीजे मेरे ख्याल अभी कोई 4-5 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है।
तो उनके घर के बाहर पुलिस की बहुत बड़ी फोर्स उस घर के बाहर थी कि असलम इकबाल कहीं आ ना जाए। और मुझे दुख हुआ था कि अगर हम इस सतह पे चले गए हैं तो फिर क्या कह सकता हूँ। आज एजाज चौधरी साहब का मुझे पता चला है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बूढ़े आदमी हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, और जो कुछ भी है तो मेरा ख्याल है इस पे भी थोड़ा सा हुकूमत को सोचना चाहिए कि इतना नहीं जाना चाहिए कि कल को हमें भी वो हिसाब देना। पर बहरहाल ये तो हुकूमत की अपनी, लेकिन राणा साहब क्या ये हिसाब का जवाब नहीं दिया जा रहा? राणा साहब क्या ये हिसाब का जवाब नहीं दिया जा रहा जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं जी लोगों को वहां पे ये नफरत का सिलसिला कब तक चलेगा? आईसीयू में लोग चले गए। नहीं, ये जवाब का सिलसिला कब तक चलेगा ऐसे ही? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने बच्चों को गोद में उठा के मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में सड़कों पे फिरती रहेंगी जरदारी से जेलों में मुलाकात के लिए, या उनको गिरफ्तार करके उनके कमरे में बिच्छू छोड़ने? ये हम कब तक ये नफरत का सिलसिला चलते रहेंगे? अगर माजी में भी हुआ, इमरान खान ने भी किया, तो मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कतई सपोर्टर नहीं हूँ। अगर ये नफरत की लड़ाई ये जंगजू कबीले मेरे पैसों से लड़ रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसों से लड़ रहे हैं इस पाकिस्तान के अंदर, तो मैं तो इसका हामी नहीं हूँ। और ये कोई जवाब नहीं होता कि जी चूंकि हमारे साथ ऐसे हुआ था तो अब हम भी ऐसे ही करेंगे। किसी को तो एक कदम आगे बढ़ना है, किसी को तो आगे बढ़ के एक इस नफरत के सिलसिले को रोकना है। इमरान खान को इस टाइम जो जंग है उसकी वो खाली ये जंग नहीं है कि वो कहीं इस्टेब्लिशमेंट से निबर्दे आजमाए या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से है, वो अपने मौजूद ब्रूटस जो उसकी गोद में बैठे हैं उनसे भी वो एक जंग हालत जंग में है और वो लड़ रहा है। क्या नतीजा निकलता है मुझे नहीं पता, लेकिन तय तो यही है कि जो बाहर ये लोग हैं ये भी हो सकता है इनमें कुछ लोग हों जो बहुत कमिटेड हों, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अवाम में पेनिट्रेट कर सके। आलिया हमजा केली जो है वो बाहर निकली हुई है, उसको भी नहीं जीने देते। परसों प्रेस क्लब थी, वहां पुलिस आ गई थी, वो उसका एक औरत है, एक लड़की जो है वो अगर मैदान में है तो वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा ख्याल है हमें बड़ा हो जाना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए अब हमें। मैं इशार राणा साहब से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये पीटीआई के बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और गंडापुर ये आखिरी दफा एजाज चौधरी को कोट लखपत जेल मिलने कब आए हैं? भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ मैं, नहीं, जो लीडरशिप यहाँ पे बाहर मौजूद है, जो पीटीआई की आपको अपनी क्या आदत आपने इनको मिलने उन्होंने रिहा नहीं करवाना, उन्होंने एजाज चौधरी को हॉस्पिटल में रिलीफ नहीं दिलवाना, एजाज चौधरी की उम्र के मुताबिक उससे नरमी नहीं करवानी, ये उन्होंने नहीं करवानी, ये हुकूमत ने करके देनी है, ये हुकूमत ने करके देनी है। उन्होंने जाके कोट लखपत जेल के दरवाजे खोल के नहीं लाना एम्बुलेंस में उसे, नहीं उन्होंने असलम इकबाल के घर से पुलिस नहीं हटवानी। पेश होती है कि एजाज चौधरी के लिए उतने वकील अदालत में पेश होते हैं क्या? तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि इमरान खान की जंग खुद अपनी लीडरशिप के साथ भी है, जो बाहर अपने दाल दलिए के लिए अपना मौज मेला लगा के बैठे हुए। मैं तो कह रहा हूँ मतलब इसकी तो जंग उन लोगों के साथ भी है जो बाहर मौज मेला लगा के बैठे हुए भाई। जिम्मेदारी उस सबको पता है। देखो ना, आज खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, जावेद लतीफ, खुरम दस्तगीर, ये सारे जो हैं वो आज के दौर की पैदावार हैं, जो बदतरीन सलूक के बाद पार्टी छोड़ के साइड पे बैठे हैं। पार्टी छोड़ के साइड पे नहीं बैठे, वो इलेक्शन हार गए हैं, ठीक है ना। खाकान अब्बासी छोड़ा, ठीक है, मिफ्ता इस्माइल ने छोड़ा, ठीक है, जावेद लतीफ आज जो कुछ कह रहा है वो आपके सामने, खुरम दस्तगीर जो कुछ कह रहा है वो आपके सामने है। वो तो जेल में बैठा हुआ शख्स है जिसका पार्टी पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपका तो पार्टी पे कंट्रोल है। राणा साहब मुजम्मिल साहब, चूंकि दिलचस्प से डिबेट है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।